Anisole undergoes bromination with bromine in ethanoic acid even in the absence of iron 3 bromide catalyst. Let's see इसका मतलब क्या है। पहले तो हम आप लोग को बता दें एनिसोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये रिंग और यहां पर OCH3 लोन पेयर, इसको बोलते हैं हम लोग एनिसोल। अब यहां पे कह रहा है कि जनरली क्या होता है ना कि आपको अगर बेंजीन में ब्रोमिनेशन करना है तो आप आयरन 3 ब्रोमाइड यानी कि FeBr3 आयरन 3 ब्रोमाइड FeBr3 को एज कैटलिस्ट यूज करते हैं। एज कैटलिस्ट यूज करते हैं कब? जब आपको बेंजीन को ब्रोमिनेशन करना होता है तो आप Br2 के साथ FeBr3 डाल देते हैं एज कैटलिस्ट। इसमें कह रहा है कि एनिसोल को अगर आपको ब्रोमिनेशन करना है तो वैसे केस में यू डोंट नीड आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट। उसका कारण आप लोग को बता देते हैं क्यों। क्योंकि एनिसोल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस करके यानी कि +m इफेक्ट करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के तरफ उसका रेट भी बढ़ाएगा। वैसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसका सही आंसर एक्चुअली होगा कि OCH3 एक्टिवेशन से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यानी कि इसका सही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ऑप्शन ए, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप दिस OCH3 इज कॉल्ड मिथॉक्सी ग्रुप। सो ऑप्शन ए हम लोग को पहले ही ऑप्शन सही मिल गया। बाकी ऑप्शंस को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ड्यू टू द डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप क्लियरली गलत है। ये तो एक्टिवेट कर रहा है, उसको डीएक्टिवेट थोड़ी कर रहा है। थर्ड, टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। ये स्टेटमेंट सही है कि ये जो ग्रुप है OCH3 वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। बट ये स्टेटमेंट इस ऊपर वाले स्टेटमेंट का एक्चुअली रीजन नहीं है। अगर वहां पे बोलता कि ब्रोमीन को ऑर्थो और पारा पोजीशन पे लगाया जा रहा है तो इसका आंसर होता। यहां तो बोला जा रहा है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी उसका रीजन नहीं है। और डी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन, ये भी उसका रीजन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन इज अगेन अ रीजन फॉर ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वैसे केस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन होता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ऑप्शन सही है, बट दीज टू ऑप्शंस आर नॉट द करेक्ट रीजन फॉर दैट स्टेटमेंट। The correct reason for that statement is option A. Which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol with Lucas reagent? पहले हम 2-phenyl ethanol का फोटो बना लेते हैं। This is the structure for 2-phenyl ethanol. ये है 2-phenyl ethanol का स्ट्रक्चर। अब कह रहा है ल्यूकास रिएजेंट से इसको ट्रीट किए। ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 in presence of HCl। ये रिएक्शन करते हैं हम लोग और इसमें हम लोग कार्बोकेटायन के हिसाब से चेक करते हैं कि उसमें टर्बिडिटी आएगा या नहीं आएगा। अगर कार्बोकेटायन 2 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटायन से कम स्टेबल है तो वैसे केस में टर्बिडिटी आएगा ही नहीं। अगर 2 डिग्री है तो वैसे केस में टर्बिडिटी विल कम आफ्टर 5 मिनट्स, और अगर 3 डिग्री या उससे बेहतर है तो वैसे केस में बोलेंगे टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ जाएगा। तो इस केस में जब आप OH को रिमूव करेंगे तो जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहां पर होगा वो कार्बोकेटायन ऐसा है CH2 और यहां पर CH2+, ये कार्बोकेटायन बन गया पहला वाला। अब ये कार्बोकेटायन मेरे को दिख रहा है तो क्लियरली 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए। बेंजाइल कार्बोकेटायन नहीं है, बेंजाइल होता अगर फिनाइल के जस्ट बगल वाले कार्बन में प्लस होता, एक कार्बन दूर है। सो दिस इज सिंपली अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी कि 2 डिग्री से खराब है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे कि देयर विल नॉट बी एनी टर्बिडिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। अगर 2 डिग्री होता तो हम बोलते टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड विद इन 5 मिनट्स, और अगर 3 डिग्री या उससे बेहतर होता तो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली। ठीक है। चौथा ऑप्शन टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट रूम टेंपरेचर बट विल डिसअपीयर आफ्टर 5 मिनट्स, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह कोई फैक्ट होता नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट बिकॉज दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन so no turbidity will be observed. Choose the compound which is more acidic than phenol। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा कंपाउंड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। हम लोग जल्दी जल्दी चारों का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कौन ज्यादा एसिडिक निकल करके आएगा। पहला कंपाउंड जो बना हुआ है ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी कि OH NO2। अब क्योंकि आप लोग को पता है कि ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। कैसे ज्यादा एसिडिक हुआ देखो,
इसमें जब आप H+ निकालते हैं तो ये फिनॉल में जो ऊपर में OH था वो अपना H+ रिलीज कर देता है, वहां पे बनता है O पे माइनस चार्ज और यहां पे NO2। अब क्योंकि ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस O- को स्टेबलाइज कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच करके उसको खुश कर रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी NO2 की वजह से बढ़ गया। एज अ रिजल्ट इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर गया। फिनॉल में क्या था, फिनॉल में तो सिंपली बस ये वाला कंपाउंड था, ये था, तो इसका H+ निकालोगे तो O- रहेगा और किसी भी पोजीशन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहां पे NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, तो इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3CH2OH। ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि कोई भी अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होता है। एज अ रिजल्ट क्या कारण है इसका, क्योंकि इसमें से अगर आप H+ निकालोगे तो सिंपली CH3CH2O- बनेगा, इसमें O- जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं है, और फिनॉल में एटलीस्ट वो O- रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि फिनॉल जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ एक जनरल किसी अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल का बात किया जाए तो उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा है ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, यानी कि ये कंपाउंड का बात हो रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। ये फिनॉल हो गया, यहां पे मिथाइल ग्रुप लग गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि CH3 के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पता है हम लोग को ये बात, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से H+ निकालने के बाद जो यहां O- आएगा उसको वो डिस्टेबलाइज करेगा। पहले ही से नेगेटिव चार्ज है और आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको खराब ना कर रहे हैं आप, इस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा एज कंपेयर टू फिनॉल। और डी ऑप्शन है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, देखने ही से पता चल रहा है ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगेन ड्यू टू द सेम रीजन कि वो जो ऑर्थो पोजीशन में मिथॉक्सी ग्रुप आप लोग को दिख रहा है ना, ये मिथॉक्सी इसको बोलते हैं बाबू, OCH3, ये है डी ऑप्शन। तो ये OCH3 में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि +M इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है, और फिर से वो क्या करेगा, इस H+ के निकलने के बाद जो O- बनेगा उसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा देगा, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी फिनॉल में अगर ऑर्थो या पारा पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को वो डिक्रीज करेगा। CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाता है, OCH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाता है, बट NO2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, तो उस केस में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। Which of the following statements is correct about सुक्रोज? See, सुक्रोज जो है, सुक्रोज ये है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब कि ये टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फिलिंग्स रिएजेंट हो गया, किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें हेमी एसिटल लिंकेज नहीं होता है, इसमें एसिटल लिंकेज होता है। ठीक है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे पहला स्टेटमेंट है इट कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फिलिंग्स, तो गलत हो गया ना सीधे, कह रहा है टॉलेंस रेंज को रिड्यूस कर सकता है, जबकि गलत बात है, बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकता है। इट अंडरगोज म्यूटारोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, गलत बात है, ये म्यूटारोटेशन नहीं अंडरगो कर सकता है, बिकॉज म्यूटारोटेशन करने के लिए आपके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए जिसमें जाकर के वो अटैक करता है या फिर उसका टॉटोमर फॉर्म होता है। ठीक है, बेसिक सा रीजन है, म्यूटारोटेशन के लिए टॉटोमर का फॉर्मेशन जरूरी है, और टॉटोमर के फॉर्मेशन के लिए एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप जरूरी है, जो कि सुक्रोज में नहीं होता है। तीसरा, इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेडलेस, बिल्कुल सही बात, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और चौथा, इट इज लिवोरेटेड नेचर, फैक्चुअल बात है, बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेडलेस क्या होता है, दैट दिस सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरेटरी इन नेचर। क्या नेचर होता है इसका, डेक्स्ट्रोरेटरी, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड आइटम क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लेकिन जब ये हाइड्रोलाइज करता है और फॉर्म करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो ओवरऑल मिक्सचर आफ्टर हाइड्रोलाइज इज कंप्लीट, then the equimolar amount of glucose and fructose is levorotatory in nature। तो क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस के पहले जब सिर्फ सुक्रोज था तो आपका सॉल्यूशन था डेक्स्ट्रोरेटरी, और हाइड्रोलाइसिस के बाद जो सॉल्यूशन बना वो बना लिवोरेटरी, तो इसीलिए इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलाइसिस। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं। और ऑब्वियसली वो डेक्स्ट्रोरेटरी भी बताया आप लोग को, तो लिवोरेटरी नेचर इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। डाइसैकेराइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर, काफी बार बात हो चुका है कि सुक्रोज आप कहीं पर भी देखो
वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है कि बिकॉज उसके पास कोई हेमिएस्टर लिंकेज नहीं है, सिर्फ एसिटल लिंकेज है। तो जहां भी ऑप्शन में आपको सुक्रोज दिख जाए वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो देखिए यहां पे आपको सुक्रोज दिख गया, यहां पे आपको सुक्रोज दिख गया, यहां भी सुक्रोज दिख गया, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। आप इन तीनों को एलिमिनेट करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिसमें सुक्रोज नहीं है। लैक्टोज और माल्टोज दोनों रिड्यूसिंग है, सिर्फ सुक्रोज कहीं पर दिखे तो ध्यान रखना नॉन रिड्यूसिंग, अदरवाइज बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आप लोगों को लिखा हुआ है NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्टेटमेंट मेरे को बिल्कुल सही दिख रहा है। ये NH2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। क्यों ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है? बहुत बेसिक से एक स्ट्रक्चर से आप लोगों को समझाया जा सकता है। अगर हम एनिलीन का फोटो बनाएं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, और अगर आप इसमें कॉन्जुगेशन करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, तो आप देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप पहला बनाए हैं, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी बढ़ रहा है। यहां देखिए ऑर्थो पोजीशन में लोन पेयर माइनस चार्ज आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड NH2, यहां पे प्लस चार्ज, और फिर आगे जब इसका आप रेजोनेंस को लेकर के जाएंगे तो ये वाला लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर लोन पेयर। So in the next resonating structure you can see that electron density at para position has been increased। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बात हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आ रहा है, तो उसको जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पर बढ़ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रहा है और पारा पोजीशन पे बढ़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे अटैक करना चाहेगा? वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, which means NH2 group is ortho para directing group। So this statement is fully correct। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है रीजन कि एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप लोगों को जानकारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का होगा तो आप लोगों को ये बात पता हो कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एनिलीन जो होता है वो, यही एनिलीन, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता है। उसका कारण आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए ये जो एनिलीन है इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट कैटलिस्ट इज AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, अब एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है और यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पर ये रिएक्शन हो जाएगा दैट नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ AlCl3। जैसे ही ये डोनेशन होगा ये क्या फॉर्म करेगा? इसको हम उसका फॉर्म बना रहे हैं यहां पे बेंजीन रिंग, इस केस में NH2 और यहां पे बन गया AlCl3, यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस और एल्युमिनियम पे माइनस। इस तरह का कुछ एक कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म करेगा। अब इस नाइट्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर बचा नहीं और खास करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये ओवरऑल ग्रुप जो है वो हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि रिंग से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को वो बढ़ा नहीं रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को वो घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आता है तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वहां होता ही नहीं है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। यही रीजन है कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। देखो सिंपल, अगर एनिलीन का बात करो तो लोन पेयर था, वो तो एक्टिवेटिंग था, बट द कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज AlCl3, and in presence of AlCl3 this aniline, this nitrogen compound converts to a deactivating group due to which फ्रीडल-क्राफ्ट reaction does not take place। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है रीजन वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगर कोई बोले NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा क्योंकि इसके प्लस m इफेक्ट के वजह से ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। जबकि यहां पे रीजन में लिख दिया एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। द स्टेटमेंट इज नो डाउट करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होने के बावजूद इसका आंसर होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई बार कि सर दोनों सही हो गया, हमको पता कैसे चलेगा कि दूसरा वाला उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। इसका बहुत बेसिक सा रीजन है। आप एक काम करो, आप इस तरह का स्टेटमेंट बनाओ दैट NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, और फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ दो, बिकॉज एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। कोई कनेक्शन ही नहीं दोनों लाइन में। दोनों बात बिल्कुल सही है बट इन दोनों लाइन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप क्या करो, पहला असर्शन पढ़ो, फिर लिखो बिकॉज, और फिर ये वाला चीज लिख करके देखो कि क्या सही में ये पूरा स्टेटमेंट प्रॉपरली बन रहा है। तो मेरे को दिख रहा है कि प्रॉपर स्टेटमेंट तो बन ही रहा है, ये इसका रीजन है नहीं,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस असर्शन रीजन क्वेश्चन को देखिए। असर्शन यानी कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन्स। ओके, मेरे को यह स्टेटमेंट सही लगता है। क्यों ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है? क्योंकि देखिए क्या होता है, समझना। जैसे हम एक अल्काइल हैलाइड लेकर के आए CH3Cl और इसको अगर हम अमोनिया से ट्रीट किए, ठीक है, तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म होता है। क्या होगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ये Cl यहां से निकल जाएगा और फिर ये वाला हाइड्रोजन क्योंकि एसिडिक हो गया तो वहां से रिमूव हो जाएगा और यहां पे फॉर्म कर जाएगा CH3NH2। लेकिन क्या होता है, ये रिएक्शन यहां पर रुकता नहीं है। ये नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन यहां रुकता नहीं है। ये फिर से CH3Cl जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा डब्बा में, तो इसके साथ फिर से ये रिएक्शन करता है और यहां पर बन जाएगा उसको 2 डिग्री अमीन NH CH3 CH3। तो यहां पे 1 डिग्री पे ना रिएक्शन रुका नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि 1 डिग्री का सारा ही फॉरवर्ड चला जाएगा, बट कुछ तो जाएगा। फिर यहां 2 डिग्री बन गया, अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये आगे चल करके 3 डिग्री भी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहां पे कह रहा है प्योर प्राइमरी अमीन। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं बन रहा। देयर विल बी मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। तो ऑब्वियसली अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड ये एक सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि प्योर फॉर्म में नहीं बन रहा, साथ में मिक्सचर भी बन जा रहा है। ठीक है, अब लोग रीजन पढ़ते हैं। रीजन कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड यील्ड्स मेनली सेकेंडरी अमीन्स। ये तो लाइन ही गलत है, क्योंकि देखो सेकेंडरी अमीन जो है इसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब फर्दर ये रिएक्शन कर सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर CH3Cl होता तो ये वाला कंपाउंड यहां पे जाकर के ये रिएक्शन कर देता, तो आगे भी बनता। तो बेसिकली इसमें मिक्सचर बन रहा है, तो ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देखो अगर एक सही और एक गलत मिलता है फिर कोई लफड़ा नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब होता है जब दोनों सही मिल जाए और वैसे केस में आपको चुनना पड़े कि रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। लेकिन जब एक सही और एक गलत है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर जो है सी और डी होगा। इस केस में उसका सही आंसर है सी। व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन? फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखिए इसमें रिएक्शन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक फॉर्मल्डिहाइड बना दिए और फिर CH3Mgi ये ग्रिग्नार्ड से इसका रिएक्शन करेंगे। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड का ये कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक किया और जब इसको आप हाइड्रोलाइज कर दोगे तो फिर क्या होगा, यहां जो O- आएगा वो प्रोटोनेट हो जाएगा। तो आपको क्योंकि ऑप्शन टिक करना तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, HC यहां पे लग गया OH, ये H और यहां पर CH3। यू कैन सी दैट इथेनॉल इज फॉर्म CH3CH2OH। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, इथेनॉल इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on इज दिस कंपाउंड, ठीक है, एंड पेंटेन 3-on इज दिस कंपाउंड। कह रहा है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज करें? तो मेरे को इसमें दिख रहा है क्लियरली ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों आयोडोफॉर्म टेस्ट? बात हम लोग कर चुके हैं कई बार कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बगल में अगर CH3 ग्रुप है तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस केस में C डबल बॉन्ड O के बगल में कोई CH3 ग्रुप नहीं, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अदरवाइज फिलिंग्स टेस्ट दोनों ही नहीं देगा, टॉलरेंस टेस्ट दोनों ही देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दोनों ही देगा। तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि यहां पे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ठीक है, एक MCQ है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते किसको है। देखिए ये जो टर्म है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। टॉलेंस रिएजेंट का मतलब होता है ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। इसको अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करके Ag में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सिल्वर मिरर फॉर्म करता है, सिल्वर मिरर, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन भी ध्यान रखना, कहीं भी पूछ सकता है
कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाए और सिल्वर मिरर टेस्ट दे पाए उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाए यानी कि वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे पाएगा उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब यहां पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, आपसे पूछा नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कौन सा होता है। तो जब भी ये नाम सामने आए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना और याद कर लो इसको कि सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। बाकी माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज सबका सब रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहां पे भी हम थोड़ा प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान देना। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज, इसमें कोई भी हेमी एसिटल लिंकेज नहीं होता है, नो हेमी एसिटल लिंकेज, हेमी एसिटल लिंकेज। ठीक है, इसी वजह से ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज रिड्यूसिंग शुगर उसको बोलेंगे जहां पे हेमी एसिटल लिंकेज होगा। हेमी एसिटल लिंकेज का मतलब एक कार्बन पे OH ग्रुप होगा और उसी कार्बन पे एक OR यानी ईथर का ग्रुप होगा। ये दोनों कुछ और भी ग्रुप रह सकता है इसमें। ठीक है, तो सेम कार्बन इफ इट इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ईथर ग्रुप, तो इसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल लिंकेज। अगर हेमी एसिटल लिंकेज है किसी में तो वो रिड्यूसिंग शुगर के ऐसा काम करेगा। सुक्रोज में ऐसा कोई लिंकेज नहीं होता है, तो इसलिए ये काम करता है एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर, बेसिक सा जानकारी वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्या कहते हैं हम लोग, क्या डिफिनेशन, क्या इन लोग दोनों के रिलेशन को किस नाम से बुलाया जाता है। देखो दोनों का नाम ग्लूकोज सेम है, ठीक है, कंपाउंड सेम है, दोनों डी और एल फॉर्म जो होता है डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म उसमें भी दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में। ये क्या अंतर होता है अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में? तो क्या होता है ना बाबू, जब आप ग्लूकोज जो उसका एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्लूकोज का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर याद कर लो पहले तो, कि एक लंबा सा लाइन खींचे और उसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें OH लगाओ, राइट लेफ्ट राइट राइट, ये याद कर लो। एक वर्टिकल लाइन, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, और OH कैसे लगाना है, राइट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, बाकी बचे हुए हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स में हाइड्रोजन लगा दो, ऊपर वाला जो बॉन्ड है उसमें एल्डिहाइड लगाओ, और नीचे वाले बॉन्ड में CH2OH यानी कि कार्बन के साथ एल्कोहलिक ग्रुप लगा दो। ये हो गया डी ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसमें क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन ये इस पे अटैक करके एक साइक्लिकल फॉर्म बनाता है तो ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, भी क्या बोल रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए आपको दिख रहा होगा कि कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है, यानी कि टोटल 4 कार्बन कायरल है। अभी ये वाला जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड OH, तो अभी ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करता है, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ टूट जाता है, तो ये वाला कार्बन अब ये साइक्लिकल फॉर्म बन गया और ये कार्बन बन गया कायरल कार्बन। तो जो नया कायरल कार्बन फॉर्म करता है ऐसा साइक्लिकल फॉर्म बनने में, उस पे अगर मान लीजिए उस पे OH का ग्रुप किसी एक साइड लगा हुआ है तो उसको अल्फा बोलते हैं, और किसी अपोजिट साइड, क्योंकि कायरल कार्बन बन गया, तो अगर वो कार्बन कायरल है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो भी डेक्स्ट्रो और लीवो शो करने लग जाए, है ना, वहां पर भी कायरल सेंटर है तो उसका भी ओरिएंटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो एक फॉर्म को बोलते हैं अल्फा फॉर्म और एक फॉर्म को बोलते हैं बीटा फॉर्म। तो कोई अगर आपसे पूछे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या अंतर है, तो आप ये बोलोगे उन दोनों में डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कायरल कार्बन व्हेन दिस ग्लूकोज अटेन्स साइक्लिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब वो साइक्लिकल स्ट्रक्चर बनाता है तो 4 कायरल कार्बन से क्या हो जाता है, 5 कायरल कार्बन। तो जो नया कायरल कार्बन बनता है उसके ओरिएंटेशन के डिफरेंस पे ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है। और जब भी सिर्फ अल्फा और बीटा में आप लोगों को डिफरेंस दिखे, बाकी सब कुछ सेम रहे, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनोमर्स। ठीक है, तो हम ये बता भी दिया आप लोगों को दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, सही ऑप्शन क्या है, और आप लोगों को हम ये भी बता दिए कि एनोमर्स यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, जो नया कायरल सेंटर बना है उसके ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन में आप लोग को पता है कि 2 स्टेटमेंट होता है, एक पहला वाला स्टेटमेंट को असर्शन और दूसरे वाले को रीजन कहते हैं। पहले तो आप लोग को यह निकालना होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं,
और अगर दोनों सही है देन यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, आइदर रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। सो लेट्स सी कि दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस और क्या सही क्या गलत है। असर्शन कह रहा है दैट सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही बात है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है क्योंकि उसमें कोई भी हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है। और सेकंड रीजन कह रहा है सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब होता है एसिटल लिंकेज दैट कनेक्ट्स टू मोनोमर्स, ठीक है। जैसे यहां पे ग्लाइकोसिडिक किसको बोलेंगे, जैसे सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब कंबाइन करता है तो जो नया कनेक्शन होता है वो लिंकेज कैसा है, तो वो लिंकेज का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन केस ऑफ सुक्रोज, और वो एसिटल लिंकेज होता है। एसिटल किसको कहते हैं, जैसे किसी भी कार्बन पे अगर दो इथर का ग्रुप लगा रहे OR OR, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटल लिंकेज, एसिटल, ठीक है। और हेमी एसिटल बोलते हैं जब एक कार्बन पे OH रहे और एक कार्बन पे OR रहे, इस तरह के लिंकेज को हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। तो अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में हेमी एसिटल लिंकेज होगा तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर उसमें कोई भी हेमी एसिटल लिंकेज नहीं होगा, एसिटल लिंकेज उसमें अगर प्रेजेंट है, तो वो फिर रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। और जब आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंबाइन करते हैं तो इसी एसिटल लिंकेज के थ्रू कंबाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसी वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो पहला तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और इसका सही आंसर ए होगा बिकॉज वो जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इस पूरे लाइन को इस तरीके से बना के सोचो, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये लाइन पूरा कंप्लीट हो रहा है कि बिल्कुल सही रीजन है उसका। इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है जहां पे दो स्टेटमेंट है, एक को असर्शन और एक को रीजन बोला गया है। इसमें आपको यह देखना होता है कि असर्शन सही है या नहीं, स्टेटमेंट सही है या नहीं, रीजन सही है कि नहीं, और अगर दोनों सही मिल गया आपको देन यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, कि भाई ठीक है असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट क्या रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि असर्शन और रीजन ये दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा गलत है। जैसे पहला स्टेटमेंट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, C2H5 दिस इज 2 डिग्री अमीन, ये बाबू ये हो गया 2 डिग्री अमीन, ठीक है, इज मोर बेसिक देन C2H5 एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ये हो गया 3 डिग्री अमीन। तो अगर आप लोगों को अमीन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी है तो आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में अमीन्स में एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। क्यों ज्यादा होता है, रीजन देखो हम यहां पे दिखाते हैं। जैसे यहां पे हम बनाते हैं 2 डिग्री अमीन NH, और इस जगह पे अल्काइल ग्रुप लिख देते हैं R, जो कि इस केस में C2H5 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक 3 डिग्री अमीन बनाते हैं जहां पे हम लोग फिर से R मानते हैं अल्काइल ग्रुप को और 3 R यहां पे लगा दिए, ठीक है। ये हो गया 2 डिग्री अमीन और ये हो गया 3 डिग्री अमीन। अब जब इसको हम एक H+ देंगे, मतलब कि इस बेस को एक H+ देके उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, तो यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, जस्ट मिनट थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए होगा, यहां पे नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, और ये 2 अल्काइल ग्रुप है, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। जबकि इसको आप अगर एक H+ दोगे तो यहां भी वैसे ही ये नाइट्रोजन है, इस पे 3 अल्काइल ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है बिकॉज 3 डिग्री अमीन था, और ये वाला H एक निकल के आ गया। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में वहां पर पानी प्रेजेंट है, तो यहां आप गौर से देखो, अगर यहां पर हम H2O का मॉलिक्यूल बना देते हैं H2O और यहां पर H2O बना देते हैं, तो पहला वाला जो कंपाउंड है यानी कि 2 डिग्री अमीन का बात हम करें तो ये वाला हाइड्रोजन इस H2O के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है इंटरमॉलिक्यूलर, और ये वाला H भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बना सकता है। जबकि 3 डिग्री अमीन के कॉन्जुगेट एसिड में सिर्फ एक ही एलिजिबल हाइड्रोजन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रीजन है जिसके वजह से ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को आप बोल सकते हैं X और ये वाले कंपाउंड को Y। तो स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है,
तो यहां पे दिख रहा है कि X इज मोर स्टेबल देन Y बिकॉज X में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर जो ज्यादा स्टेबल है तो उसका कॉन्जुगेट ज्यादा बेसिक होगा। दैट मींस 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए। पहला वाला स्टेटमेंट जो है असर्शन वो करेक्ट है दैट 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, रीजन जो है पढ़ते हैं उसको क्या लिखा हुआ है, इन C2H5 to NH यानी कि 2 डिग्री अमीन अगेन देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड प्लस आई इफेक्ट देन C2H5 होल 3 एंड ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बाबू जब अल्काइल ग्रुप 2 है और यहां पे अल्काइल ग्रुप 3 है तो ऑब्वियसली जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा उसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, जब ग्रुप के चारों तरफ बल्किनेस बढ़ता है, भीड़ भाड़ बढ़ जाता है। तो जब अल्काइल ग्रुप का संख्या बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस उस केस में इंक्रीज करेगा। और आपको दिख रहा है कि यहां पे उल्टा बात लिखा हुआ है कि इस 2 डिग्री वाले में कह रहा है कि ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो गलत बात हो गया। ऊपर से जो अल्काइल ग्रुप है ये होता है प्लस आई ग्रुप, 3 अल्काइल है तो प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, इसमें 3 डिग्री में प्लस आई ज्यादा होना चाहिए। और यहां पे तो कह रहा है कि 2 डिग्री वाले में प्लस आई ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही बात गलत है कि देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन दिस, देयर इज मोर प्लस आई इफेक्ट इन दिस। तो ये रीजन वाला बात गलत है। हां, अगर रीजन सही होता तो फिर हम लोग चेक कर रहे होते कि भाई वो एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, बट यहां तो उसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। यहां पे क्या है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक अमीन है, उसको हीट करना है आपको CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो एक कंपाउंड बनता है विथ अ फाउल स्मेल। ठीक है, एक जनरल सा रिएक्शन आप लोग को हम बता देते हैं कि कोई भी 1 डिग्री अमीन आप लेकर के आओ RNH2 और इसको आप रिएक्ट कर दो CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस लाइक एल्कोहलिक KOH, यहां पर लिखा हुआ है NaOH भी रह सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन जिसमें कि 1 डिग्री आप अमीन लेकर के आओ, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ KOH और यहां पे बन जाता है RNC। ठीक है, NC इज अ फंक्शनल ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप है उसमें। ठीक है, और ये RNC जो है इसका फाउल स्मेल होता है, बहुत खराब सा स्मेल होता है। और इसी डिस्टिंक्ट खराब स्मेल की वजह से इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है। तो 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH या कोई भी NaOH से रिएक्ट करोगे तो फाउल स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड फॉर्म करेगा। अगर इसके जगह 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन होता, ठीक है, तो वैसे केस में ये टेस्ट वो नहीं देता। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के फॉर्म में भी होता है और कंपाउंड क्या बनेगा RNC। अब आप देख लो R का वैल्यू सेम रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ R, यहां तक R है, NH2 है तो वो पार्ट सेम रहेगा, उसका NC लग जाएगा। यहां पे देखिए NC लगा हुआ है, सो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, यानी कि यहां पे फॉर्म कर रहा है आइसोसाइनाइड व्हिच हैज फाउल स्मेल। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, एक MCQ क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा है कि इन चारों में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है। तो कौन नहीं दे सकता ये बाद में देखेंगे, पहले ये समझना होगा कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के बगल में एक तरफ CH3 का होना जरूरी है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। या फिर कोई एक अल्कोहल जिसमें कार्बन कंटेनिंग OH के बगल में एक CH3 होना जरूरी है। ठीक है, उसको हम स्ट्रक्चर वाइज बनाते हैं। तो कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 लगा दो और दूसरे तरफ कुछ भी रह सकता है, हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, यह आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। एल्डिहाइड या कीटोन विद अ CH3 ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और दूसरा एक अल्कोहल है, CH यहां पे OH लगा दिया अल्कोहलिक ग्रुप, उसमें भी एक तरफ CH3 लगा दो और दूसरे तरफ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप लगा दो, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहलिक ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, बट एक तरफ उसमें CH3 लगा हुआ होना चाहिए। दिस कंपाउंड्स कैन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब यहां जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों का फोटो बना करके देखते हैं किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल इज CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। तो ये मेरे को दिख रहा है कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इस तरफ H लगा हुआ है, OH है और OH कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग
इज अटैच टू 1CH3, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथेनल का फोटो बनाते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनल। यहां पे आपको दिख रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसके बगल में एक CH3, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, ठीक है, तो पेंटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और पेंटेन 3 ऑन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इन दोनों में मेरे को जो दिखाई दे रहा है कि पेंटेन 2 ऑन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है और उसके बगल में एक तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बट पेंटेन 3 ऑन जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा बिकॉज कीटोन में दोनों तरफ में से किधर भी CH3 ग्रुप नहीं है। सो बेसिकली इन चारों में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? पेंटेन 3 ऑन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन। आपसे पूछ रहा है कौन नहीं देगा, तो ये आपका सही ऑप्शन है। ये तो हो गया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। अगर सब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे पूछता कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है, तो ये वाला कंडीशन ध्यान रखेंगे। और इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला सवाल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और उसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम, तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम लिखना होगा तो वो जो कार्बन कंटेनिंग COH है उसको आप अपने मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली दिस इज योर मेन चेन जिसमें नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी कि यहां से 1 2 3 4 ये 4 कार्बन का मेन चेन हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है। पहला कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कभी भी लिखना हो तो आप COOH को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको मेन चेन ले लो, गलत हो जाएगा वो। और दूसरा नंबरिंग जो है वो उसी कार्बन से शुरू होगा जिसमें COH लगा हुआ है। अब आप इसका नाम लिखना चालू कर दो, 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप है, सो विल बी राइटिंग 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। और 4 कार्बन का है, सो विल बी राइटिंग ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। ऑप्शन जरा देख लेते हैं। पहला ही दिख रहा है मेरे को 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, तो ऑब्वियसली बाकी तीनों गलत ही होगा। इसमें क्या गलत है? ये कार्बोक्साइल लगा हुआ है जो नहीं होगा। इसके से प्रोपानोइक एसिड लिखा हुआ है जबकि मेन चेन में 4 कार्बन है, और इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं जबकि उसका सफिक्स होना चाहिए ओइक एसिड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन? देखो समझना है इस लैंग्वेज में। ऐसा हो सकता है कई बार कि आपको एक्चुअल रिएक्शन नहीं भी पता हो, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज को देख करके आप पहचान जाएंगे उसका सही ऑप्शन क्या है। यहां पे लिख रहा है हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है, हैलोजन एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन में कन्वर्ट किया है। जैसे इस केस में आप देखो तो रिएक्टेंट में ये जो अल्कीन है इसमें कोई भी हैलोजन लगा हुआ नहीं है, तो यहां पे हैलोजन का एक्सचेंज कैसे होगा? एक हैलोजन कम वाले कंपाउंड से दूसरे हैलोजन वाले कंपाउंड में बनेगा, तभी उसको बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज। यहां पे मेरे को दिख रहा है कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि ये देखो RX, X क्या होता है? X होता है एक हैलोजन। तो पहले से ये अल्काइल हैलाइड बना हुआ था, इसमें एक हैलोजन लगा हुआ था, NaI से इसको रिएक्ट किए और यहां पे बन गया RI। ऑब्वियसली ये वाला जो X होगा ये क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होगा, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन या फ्लोरीन होगा। तो एक हैलोजन है X, उससे दूसरा हैलोजन I लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तीसरा वाला फिर से देखो ये ROH में अल्कोहल है, तो अल्कोहल से ऑब्वियसली हैलोजन तो है नहीं, तो हैलोजन का एक्सचेंज तो होगा नहीं। और ये वाले केस में टोल्यूइन, यहां भी कोई हैलोजन नहीं है, तो दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी, जिसको हम लोग बोलेंगे हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन, जहां पे ये कंपाउंड में पहले से हैलोजन था और वो दूसरे हैलोजन के साथ स्वैप हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज को देखकर भी कई बार हम लोग को पता चल जाता है कि उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? ये तो जानकारी वाला रिएक्शन है, किसी को अगर पता होगा पहले से प्रॉपर्ली, वो वन शॉट वीडियोस एनसीईआरटी देखा होगा तो बता लेगा कि इसका सही आंसर होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है कि आप लेकर के आते हैं RCl, मान लो लेकर के आए, Cl की जगह Br या I भी ला सकते हैं, ठीक है। और इसको आप रिएक्ट करते हैं AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। अब क्या होता है, सिल्वर का फ्लोराइड जो होता है वो एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है, लेकिन सिल्वर का क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया या आयोडाइड हो गया, वो एक प्रेसिपिटेट होता है। तो यहां पे R इस F के साथ चला जाता है, तो यहां बन गया RF प्लस ये AgCl के साथ बनाता है AgCl का प्रेसिपिटेट।
अगर यहां पे Cl के जगह Br होता तो AgBr का पीपीटी बनता, यहां अगर Cl के जगह I होता तो AgI का पीपीटी बनता। ध्यान रखना AgF सॉल्युबल होता है, जबकि AgCl, AgBr और AgI ये तीनों सिल्वर का जो हैलाइड है ये होता है प्रेसिपिटेट पीपीटी। और किसी भी रिएक्शन में पीपीटी फॉर्मेशन हमेशा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल बनाता है। मतलब कि अगर किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग फ्लोराइड को कंफर्टेबली बना पाते हैं। अगर मान लीजिए सवाल पूछता कि क्यों स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड का जो यील्ड है, जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बनता है, तो आप उसका रीजन बोल सकते हैं बिकॉज इसमें प्रोडक्ट साइड में एक पीपीटी बनता है और किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट में एक प्रेसिपिटेट बने तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा ड्यू टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। A प्लस बी डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया, यहां पे आपको दिख रहा है। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को गौर से देखो, ये है अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और बगल में यहां पर CH है और यहां पे डबल बॉन्ड CH है। तो दिस इज बेसिकली अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो कि एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है और वैसे भी OH माइनस के प्रेजेंस में आराम से एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, उसका रेट्रोसिंथेसिस थोड़ा सा एक बार देख लो कि ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको पूरा तोड़ दो। ठीक है, उसमें ये जो कीटोनिक ग्रुप के बगल वाला कार्बन था उसको 2 हाइड्रोजन दो और इस कार्बन को ऑक्सीजन दो, यानी कि आपको उसको H2O पानी पिलाना है। ठीक है, तो जो कीटोनिक ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को आप क्या देंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन को आप देंगे ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, द कंपाउंड फॉर्म विल बी ऐसा है, इस कार्बन को आप दिए डबल बॉन्ड OH, एक ये बन गया और साथ में इस कार्बन को आप दिए 2 हाइड्रोजन, तो वहां पे बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O और यहां पे फिनाइल रिंग। तो ये है A और B, इसका आपको नाम लिखा हुआ है तो नाम से आपको कंपेयर करना है कि A मेरे को दिख रहा है कि बेंजल्डिहाइड है तो A इज बेंजल्डिहाइड और B मेरे को दिख रहा है एसिटोफिनोन है तो दिस इज एसिटोफिनोन। आप और भी ऑप्शंस देखेंगे, कहीं पर भी ऑप्शन और कोई मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन C इज करेक्ट वन जिसमें A बेंजल्डिहाइड है और B है एसिटोफिनोन। सो इन दोनों को एल्डोल करेंगे तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ द कीटोन A which undergoes iodoform reaction to give this compound and yellow PPT of CHI3। पहले इस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या दिख रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है और उसके बगल में है C डबल बॉन्ड O ONA। ठीक है, O माइनस Na+, ये बना है और साथ में CHI3 फॉर्म किया है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का प्रोडक्ट है। तो कह रहा है कि कौन सा कीटोन दिया होगा, तो बहुत बेसिक सा बात है कि जब इसका रेट्रो करना होता है हम लोग को तो ये वाला पार्ट जो है सॉल्ट का उसको हटा देते हैं और उसके बगल में CH3 लगा देते हैं। तो जो कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे करके ये कंपाउंड बनाया होगा उस कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड और यहां पर CH3। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि C डबल बॉन्डों के बगल में CH3 ग्रुप हो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। और जब आयोडोफॉर्म टेस्ट देना होता है तो रिएजेंट जो यूज होता है वो होता है I2 के प्रेजेंस में OH माइनस, और किस तरह का कन्वर्जन होता है वो देखिए कि C डबल बॉन्डों के बगल में जो CH3 ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये CH3 आयोडोफॉर्म बना करके निकल जाता है और यहां पे लग जाता है ONA O माइनस। ठीक है, तो ये वो कीटोन है जो आपसे पूछ रहा है और उसका IUPAC नेम के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। सो बेसिकली इसका नाम मेरे को दिख रहा है कि थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, सो द नेम विल बी 3 मिथाइल। ठीक है, अब इतना ही देख करके आप ऑप्शन अगर देखो तो यहां से ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज 3 मिथाइल बहुत सारे ऑप्शन में। देन 5 कार्बन का वर्ड रूट है सो यू विल राइट पेंट, और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और सेकेंड पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप है तो यू विल राइट 2 ओन। द करेक्ट आंसर इज 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, और आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला स्टेटमेंट से। इन हेलोअरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि इन केस ऑफ हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स किसको बोलते हैं, तो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से एक हेलोजन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन के पास ये लोन पेयर होता है और आपको दिख रहा होगा बहुत कंफर्टेबली कि ये लोन पेयर फिनाइल रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में वही ये बात बोल रहा है कि हेलोअरीन्स में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है Cl पे, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रिंग में है उसका कॉन्जुगेशन में होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट ये सही आंसर नहीं, बिकॉज आपसे पूछ रहा है विद द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर, इस पर थोड़ा ध्यान दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐसा एक कंपाउंड आप लोगों को देखने मिलता है जिसमें कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तो कोवेलेंट है, लेकिन ये बॉन्ड पोलर है। क्यों? क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड है, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ शिफ्टेड है, यहां पे डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस है। सो दिस बॉन्ड इज बेसिकली पोलर इन नेचर, और यहां पे कह रहा है कि ये नॉन पोलर नेचर का है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और आंसर ये सही है क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग को आंसर तो मिल गया, बट हम लोग सी और डी को एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। ऑप्शन सी कह रहा है ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर। बिल्कुल सही बात है। एक तो SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और दूसरा जो कार्बोकैटायन फॉर्म करता है उसमें अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसलिए तीनों बॉन्ड एक प्लेन में होता है और ये प्लेनर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा है आउट ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। परफेक्ट आंसर है ये वाला, स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा कंपाउंड, ये वाला, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। इसमें अगर आप SN1 करके क्लोरीन को निकालेंगे तो यहां पर जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकैटायन ये होगा, इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, जबकि C6H5CH2 जो है इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल क्लोराइड, और इसमें से अगर आप Cl को रिमूव करेंगे तो यू विल फाइंड C6H5 और यहां पर CH2 प्लस चार्ज। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इन दोनों कार्बोकैटायन में दिस कार्बोकैटायन इज वे मोर स्टेबल देन दिस वन, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन तो विनाइल कार्बोकैटायन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे प्लस चार्ज है, वेरी अनस्टेबल, और ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकैटायन, बिकॉज वो C6H5 फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में। तो इन दोनों कार्बोकैटायन में क्योंकि ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए ये वाला कंपाउंड SN1 के तरफ ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज as stability of carbocation increases reactivity towards SN1 also increases। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है कि कौन गलत था इसमें, तो हम लोग को मिल गया ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट आंसर।